नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है क्लाइमेट। और क्लाइमेट में शुरू करने से पहले एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि क्या फ़र्क होता है हमारा क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर में। तो क्लाइमेट की अगर हम बात करें और एटमॉस्फेयर में, तो एक बेसिक डिफरेंस है कि जलवायु यानी कि क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर में क्या डिफरेंस है। एटमॉस्फेयर का मतलब मौसम और क्लाइमेट का मतलब जलवायु। तो मौसम और जलवायु में सिर्फ टाइम ड्यूरेशन का अंतर है। यदि हम किसी भी चीज़ का, किसी भी एरिया का 15 से 20 साल तक के लिए अगर हम मेजर करते हैं, या फिर हम क्या है एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए या फिर इंस्टेंट वहाँ पर चीज़ें देखते हैं, क्या क्या टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी तापमान, वायुदाब, सापेक्षिक आर्द्रता या फिर रेनफॉल, तो वर्षा, इन सब पैरामीटर्स का अगर हम अध्ययन करते हैं किसी भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो वो क्या कहलाता है हमारा मौसम। मौसम किसी भी क्षेत्र की जो उस टाइम की दौरान, उस समय की जो जानकारी होती है इन सब चीज़ों की, वो क्या कहलाती है मौसम। और जलवायु क्या कहलाता है कि हमारा जो एक क्षेत्र है उसका एक लंबे समय पर क्या तापमान, प्रेशर, ये सारी चीज़ें फैक्टर अफेक्ट करती हैं, किस तरह से इनको देखा जाता है यहाँ पर। मान लीजिए हम कहते हैं कि दिल्ली में अभी सर्दियाँ पड़ने वाली हैं, परंतु दिल्ली का जो जलवायु है वो कैसा है, ठंडा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर के बीच में बेसिक डिफरेंस। अब ये सारी चीज़ें हमें बताता कौन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। परंतु जो वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, अच्छा अगर आपकी कभी ये डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये याद रखिएगा कि मेट्रोलॉजिकल नहीं है, वो क्या है, मीटियोरोलॉजिकल, METEOROLOGICAL। कभी कभी इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये क्या है, मीटियोरोलॉजिकल है, ना कि मेट्रोलॉजिकल। मीटियोरोलॉजिकल होता है मौसम विभाग। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल का जो WMO है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हमारा जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो है क्या। वायुमंडल की हमारी चारों तरफ एक पतली सी पपड़ी है पूरी पृथ्वी के चारों तरफ, जिसने हमारी पृथ्वी को घेरा हुआ है। एक आवरण है गैसों का, गैसों के मिश्रण का, यानी कि मिश्रित गैसों का, एक गैसेस के मिक्सचर का एक एनवेलप है जो हमारी पूरी अर्थ को एनवेलप चारों तरफ से ढके हुए हैं। और ये छोटी सी ही पपड़ी है, यानी कि जो हमारी कह सकते हैं कि हम 97% जो गैसेस हैं वो क्या हैं, लगभग 30 किलोमीटर एरिया में हैं। एरिया कितना, यहाँ अगर सरफेस से हम पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाते हैं तो लगभग 27-30 किलोमीटर तक हमारी 97-98% गैसेस कवर हो जाती हैं। उसके ऊपर जाने पर वायुमंडल बहुत विरल हो जाता है, एयर की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, पार्टिकल्स हमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में, कंसंट्रेशन में देखने को नहीं मिलते। तो जो हमारा वायुमंडल है ये बहुत ही छोटी परत है, एक पतली सी पपड़ी है कि पृथ्वी का हमारा अगर केंद्र देखें तो 6000 किलोमीटर है, बल्कि उसके ऊपर अगर हम वायुमंडल में जाते हैं तो सिर्फ 30 किलोमीटर तक मैक्सिमम गैसेस वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके ऊपर जो लाइटर गैसेस हैं हमारी, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह, वो सारी मिलती हैं कुछ कुछ कंसंट्रेशन में। अगर हम इनकी कंसंट्रेशन की बात करें कि कौन सी गैस कितनी ज़्यादा है, तो देखिए जब हमारी पृथ्वी का बनना शुरू हुआ था, हमारी पृथ्वी का शीतलन हुआ था, कूलिंग पीरियड हमारी अर्थ का, जब हमारी अर्थ एक सॉलिड नेबुला, जो हमारा नेबुला सा थे, उससे सॉलिड बनती गई, कंसंट्रेट होकर डस्ट पार्टिकल सिकुड़ते गए, तब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा गैसेस थी वो कौन सी थी, एक तो CO2, दूसरी H2O और तीसरी हमारी हाइड्रोजन। तो ये हमारा वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये मैक्सिमम गैसेस थी। ठीक है, बट एट प्रेजेंट हमारी कौन सी सबसे ज़्यादा गैसेस हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। काम का क्या है कि आज हमारी गैसेस की कंसंट्रेशन क्या है, कि एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन क्या है, गैसेस की कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जो गैसें हैं उनकी क्या मात्रा है। वर्तमान समय में जो हमारी वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन हमारी कितनी है, 78.8%। उसके बाद है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कितनी है, 21.03%। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद हमारी सबसे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2,
ये कितनी मात्रा में पाई जाती है? 0.03%। परंतु यहीं पर हमारा एक क्वेश्चन गलत होता है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा कौन सी मिलती है? 0.03। अगर और प्रिसाइजली लिखें तो 0.034% हमारी क्या मिलती है? CO2। और यहाँ पर आके हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद जो तीसरी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, थर्ड मैक्सिमम गैस, वो कौन सी है? आर्गन। आर्गन एक नोबल गैस है और इसकी कंसंट्रेशन CO2 से ज़्यादा है, जो कि है 0.98%। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे हमारी ये आती है, चौथे नंबर पे आती है CO2, सेकंड सबसे ज़्यादा ये है और फर्स्ट पे है नाइट्रोजन। तो ये सीक्वेंस आप बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद हमारी कौन सी आती है? नियॉन, जो कि कितनी है? 0.018%। और ये इसके बाद हमें फर्दर गैसेस याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 4-5 ये आप मैक्सिमम याद रखिए। और CO2 के पहले आर्गन आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई है। प्लस CO2 की हमारी कितनी कंसंट्रेशन है? 0.034%। ठीक है, तो चलिए ये हमारी गैसेस की कंसंट्रेशन हुई। उसके बाद अदर गैसेस वो हमारी पॉइंट्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि हमारी वायुमंडल के अंदर कितनी परतें हैं, इनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, तो टोटल हमारी हैं भाई ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस, मीजो, थर्मो और एक्सोस्फेयर। तो 5 हमारी परतें हैं वायुमंडल में। अब इन 5 परतों में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या घटनाएं होती हैं जिनके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले कौन सी है हमारी? ट्रोपोस्फेयर। इसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। यानी कि जो पहली परत है हमारी वो क्या है? क्षोभ मंडल। और एक क्षोभ मंडल का मतलब क्या हुआ? क्षोभ का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, ट्रोपो का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। ट्रोपोस्फियर में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है एटमॉस्फेयर में। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा हमारी जो घटनाएं होती हैं वायुमंडलीय, वो कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। इसका इसलिए नाम रखा गया है ट्रोपोस्फियर। अब इस ट्रोपोस्फियर में सबसे पहला हम देखते हैं हर लेयर के अंदर कि टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान क्या होता है। यहाँ पे देखिए, सूर्य से आने वाली किरणें हमारी पृथ्वी अवशोषित करती है, जो कौन सी आती हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। परंतु कभी भी हमें अल्ट्रावायलेट रेज से गर्मी नहीं मिलती। हमको गर्मी किससे मिलती है? जो हमारी अर्थ री रेडिएट करती है, वापस हमारी जो पृथ्वी किरणें छोड़ती है, कौन सी? इंफ्रारेड। हमको हमेशा गर्मी मिलती है इंफ्रारेड रेज से, जो पृथ्वी रेडिएट करती है, ना कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से गर्मी मिलती है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ कि भाई जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पर ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने पर हमारा कम होता जाता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो ठंड लगती है, टेम्परेचर घटता है। तो टेम्परेचर पहली चीज़ की आती है कि क्वेश्चन तापमान से संबंधित, कि तापमान के घटने का कारण क्या है। तो 2 कारण हैं जो क्षोभ मंडल में तापमान घटता है। पहला कि जो इंफ्रारेड रेज हैं इनकी कंसंट्रेशन ऊपर जाने पे कम हो जाती है, यानी कि IR रेज जो हैं, इंफ्रारेड रेज, इनका कंसंट्रेशन हमारी, इनका आवरण क्या हो जाता है? नीचे ऊपर जाने पे कम। दूसरा, हमारी जो एब्जॉर्बेंट गैसेज हैं, कूल गैसेज, भारी गैसेज, ठंडी गैसें, वो कहाँ पाई जाती हैं? सरफेस के पास। यानी कि जो हमारी यहाँ पर धरती की सरफेस है, इसके आसपास सारी एब्जॉर्बेंट गैसेज रहती हैं। वो कौन सी हैं हमारी? CO2, CO, मोनोक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये क्या करती हैं? हीट को एब्जॉर्ब करने का काम, जो ऊष्मा है उसको अवशोषित करती हैं। और जितनी ज़्यादा अवशोषित करेंगी ये गैसें, उतना ही आसपास का वायुमंडल गर्म होगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन भी यहाँ पर ऊपर जाने पे कम हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो जाती हैं? कम। इसीलिए ये 2 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है? ऊपर जाने पे डिक्रीज। तो ये तो 2 फैक्टर्स हो गए। अब ये टेम्परेचर घटता किस रेट से है, यानी कि किस दर से हमारा तापमान घटेगा, तो वो कहलाता है नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, तो नॉर्मल लैप्स रेट किस लेयर से संबंधित है, ये आएगा हमारा क्वेश्चन किस में? ट्रोपोस्फेयर में। नॉर्मल लैप्स रेट यानी कि सामान्य ताप ह्रास दर, सामान्य तापमान का सामान्य ह्रास दर किससे संबंधित है? ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल से। नॉर्मल लैप्स रेट हमारा होता किसके बराबर है?
कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। यानी कि हम अगर 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हमें कम मिलेगा। ये हमारे क्षोभ मंडल का सामान्य ह्रास दर है तापमान का। चलिए, नॉर्मल हमारा मतलब और किसी भी फैक्टर को कंसिडर नहीं करते हैं कि विंड चल रही है या नहीं चल रही, प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो नॉर्मली हमारा टेम्परेचर इस रेट से गिरेगा। तीसरी चीज़ हमारी ट्रोपोस्फेयर में इंपॉर्टेंट क्या पूछी जाती है कि जो हमारे भाई बादल बनते हैं वो किस कारण बनते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है, डस्ट पार्टिकल ही काम करते हैं एक छोटे से न्यूक्लियस का, जिसके चारों ओर बूंदें आकर वाष्पिक जो कंडेंस होती हैं, और उनके कंडेंस होने से हमारे ऊपरी वायुमंडल में जब वो जो कंडेंस होके जाती हैं गैसेस, तो उनसे हमारा संघनित होकर बादल बनते हैं, कंडेंस होकर क्लाउड बनते हैं। तो क्लाउड का फॉर्मेशन क्यों इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन दिस लेयर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा सनराइज और सनसेट है, सनराइज और सनसेट, ठीक है, तो सनराइज और सनसेट में हमें जो रेड कलर का दिखता है सूरज, और दिन में हमें आसमान जो नीले कलर का दिखता है, ये सारे फिनोमिना किस वजह से होते हैं? तो उसका आंसर क्या आता है भाई, हमारा स्कैटरिंग। ये याद रखना कि जो स्काई हमें ब्लू कलर का दिखता है, प्लस सनराइज और सनसेट पे जो हमें सूर्य लाल लाल दिखता है, वो किसके कारण? स्कैटरिंग के कारण, बिखरने के कारण, प्रकाश के बिखरने के कारण हमें सूर्य लाल और दिन में हमें व्हाइट कलर का ऐसा दिखता है। तो स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, आपके कोई भी ऑप्शन आए एग्जाम में तो ये याद रखना कि स्कैटरिंग इसका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्षोभ मंडल में हमारी जो मोटाई है इस क्षोभ सीमा की, जो क्षोभ मंडल है इसकी सबसे ज़्यादा मोटाई कहाँ पर है? 16 किलोमीटर तक, इक्वेटर के पास। क्यों इक्वेटर के पास इतनी ऊंची है? क्योंकि यहाँ से जो कन्वेक्शनल करंट है, संवहनीय धाराएं, सूर्य हमारा 23.5 से 23.5 नॉर्थ से लेकर साउथ तक लंबवत रहता है, परपेंडिकुलर रहता है किसी न किसी लैटिट्यूड पर हर दिन। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेटर के आसपास का एरिया है, यहाँ पे सन रेज ज़्यादा पड़ती हैं हमारी अर्थ पे, तो उतनी ही ज़्यादा हीट वेव्स ऊपर उठती हैं। जितनी हीट वेव्स ऊपर उठेंगी तो गैसेस और हायर एटमॉस्फेयर तक जाएंगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट गेन करती हैं गैसेस 16 किलोमीटर तक, पर वहीं पर यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हमारी गैसेस बहुत कम हैं, तो लाइट एनर्जी यहाँ पर पहुँचती नहीं, सन की हीट यहाँ पर मैक्सिमम नहीं पहुँच पाती। तो यहाँ पर ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडल का दबाव, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर जो ऊपर उठने वाली गैसें हैं वो कहाँ तक? सिर्फ 8 किलोमीटर तक ही सीमित रह जाती हैं। तो इसलिए जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो 16 से 8 किलोमीटर तक वेरी करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी क्षोभ मंडल से रिलेटेड, ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी कौन सी है, स्ट्रेटोस्फियर। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड थे, प्लस जो लास्ट चीज़ थी हमारी ट्रोपोस्फेयर में कि इसमें हमारी अंतर्राष्ट्रीय और जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो किस में उड़ती हैं? ट्रोपोस्फेयर में। यानी कि जो पैसेंजर हमारे वायु विमान हैं, वायुयान, वो हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर फ्लाई करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब जो साइक्लोन्स वगैरह हैं, बवंडर तूफान, ये आंधी तूफान, सब हमारे सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में चलते हैं। इससे ऊपर जाने पे कोई भी वायुमंडलीय घटनाएं ऐसा सच नहीं होती। स्टार्स जो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, तारे टिमटिमाते दिखते हैं, वो भी सिर्फ क्षोभ मंडल में। आगे चलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, अगली लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब क्या है? समताप मंडल। समताप मतलब यहाँ पर तापमान में कोई अधिक परिवर्तन नहीं आता। यहाँ पर तापमान हमारा लगभग समान रहता है, परंतु ये 16 से 50 किलोमीटर क्यों है ऐसा? क्योंकि इसमें पार्टिकल बहुत हैं कम, जो डस्ट पार्टिकल हैं वो बहुत कम है, वायुमंडल विरल है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स, कोई भी चीज़ अगर स्पीड से जा रही है तो उसमें लगता बहुत कम है। इसीलिए यहाँ पर क्या फ्लाई करते हैं हमारे जेट एयरक्राफ्ट, यानी कि जो लड़ाकू विमान है वो सबसे ज़्यादा किस में फ्लाई करते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। परंतु इस लेयर में एक इम्पॉर्टेंट लेयर पाई जाती है। इस स्फीयर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट लेयर कौन सी है? ओजोन परत। ओजोन परत का काम क्या है? ये सूर्य से आने वाली 3 तरह की किरणें आती हैं, यूवी, ए, बी और सी। ये ए की हमारी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए ये हमारे लिए यूज़फुल होती है, परंतु बी और सी इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है,
इस फ्रीक्वेंसी का इतना तेज प्रभाव होता है कि ये स्किन कैंसर कर सकती है, ये जो प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको डैमेज कर सकती है, यहाँ तक कि ये जो एक्वेटिक मरीन लाइफ है वहाँ तक ये पहुँचकर उनको डैमेज कर सकती हैं जो सी रेज होती हैं। तो ये बी और सी रेज को एब्जॉर्ब करने का काम करती है हमारी ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर हमारी किस चीज़ में मेजर करी जाती है, जैसे हम किलोमीटर में क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस, हम लीटर में क्या मेजर करते हैं, जो लिक्विड है, और ऐसे ही हम ओजोन लेयर की जो मोटाई है इसको किस में मेजर करते हैं, डॉब्सन में। यानी कि डॉब्सन इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस लेयर। क्या है, डॉब्सन हमारा एक मेजरमेंट यूनिट है किसका, ओजोन लेयर का। ओजोन परत को हम किस में नापते हैं, डॉब्सन में। अब जो ये ओजोन लेयर है ये हमें यूवी रे, जो यूवी रेज हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेती है सन से आने वाली, और हमें हार्मफुल रेज से बचाती है। चलिए, अगर यूवी रेज हम तक पहुंच जाए तो स्किन कैंसर जैसी चीज़ें मनुष्यों में देखी जाती हैं, ये हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ओजोन होल बनते हैं। अच्छा चलिए, ओजोन होल की बात करते हैं। तो ओजोन होल क्या होता है, जब हमारी जो ये डॉब्सन है, डॉब्सन का मतलब जो ओजोन लेयर है ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, ये 16 किलोमीटर से लेकर, और इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमें मिलती है 30-35 किलोमीटर के आसपास। तो 35 किलोमीटर से ऊपर फिर ओजोन के पार्टिकल मिलना कम हो जाते हैं। तो मैक्सिमम जो इसकी स्ट्रेंथ है कंसंट्रेशन वो 30-35 के बीच पाई जाती है। परंतु जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, नाइट्रोजन के सल्फाइड के जो ऑक्साइड्स मिलके जो एसिड बनाते हैं, यानी कि जो हमारे एसिडिक क्लाउड बनते हैं नाइट्रोजन के और सल्फाइड्स के, सल्फर के, तो उनसे होता क्या है कि सबसे ज़्यादा रिलीज तो होते हैं वो यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में, परंतु हमारी गैसें उनको बहा कर ले जाती हैं यहाँ पर इस साइड 60-65 पे। और हम आगे चल के पढ़ेंगे कि 60-65 डिग्री से हमारी हवाएं, यहाँ पर नीचे बनता है लो प्रेशर, और लो प्रेशर से हवाएं ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठकर जो बादल संघनित होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन और सल्फर के एसिडिक क्लाउड। और ये हमारे एसिडिक क्लाउड वहाँ पर जो हमारा पोलर रीजन है उसके पास जब चलते हैं तो 60-70 डिग्री के आसपास बनाते हैं ओजोन होल, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता। ज़्यादा रेनफॉल क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर नीचे हमारा टेम्परेचर हाई नहीं है, तो इसलिए हवाएं वहाँ पर नीचे नहीं बैठती, और रेनफॉल कम होने की वजह से जो यहाँ पर ऊपरी वायुमंडल में है यहाँ पर क्लाउड्स बने रहते हैं हमेशा। तो 60-70 डिग्री पर जो बादल रहते हैं एसिडिक, वो इस ओजोन लेयर को ख़राब करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा ओजोन बनती है वो 0 डिग्री के आसपास, और जो ख़राब करती है वो ओजोन परत को 60-70 डिग्री पे। इसीलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास उच्च अक्षांशों में बनता है ओजोन छिद्र, ओजोन होल। और ये ओजोन होल हमारा अनेक तरह के विपदाएं लेकर आता है। चलिए नेक्स्ट लेयर हम देखते हैं। ये ओजोन लेयर और ओजोन होल हमारा, एंड द डॉब्सन वॉज इंपॉर्टेंट बाय दिस लेयर, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बस, कि हमारे इसमें जेट वगैरह फ्लाई करते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर का फिर से इन्वर्जन होता है, जो तापमान है वायुमंडल में वो फिर से पलटना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम 50 से 80 किलोमीटर तक फैली हुई मध्य मंडल में जाते हैं, यानी कि मीसोस्फीयर में टेम्परेचर हमारा बहुत तेज़ी से गिरता है, और ये इतना गिरता है कि -90 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर पहुँच जाता है। इसके यहाँ पर पहुँचने का कारण क्या है, क्योंकि एटमॉस्फेयर यहाँ पर बहुत ही लाइट है, डस्ट पार्टिकल यहाँ पर ऑलमोस्ट एब्सेंट हैं, पर यहाँ पर इतने पार्टिकल दूर दूर हैं कि अगर आप बाहर जाओगे, यहाँ पर जेट से हाथ को बाहर निकालोगे तो आपको ठंड महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ हीट एक्सचेंज करने के लिए हैं ही नहीं, जो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं डायरेक्ट यूवी रेज को, ठीक है। परंतु यहाँ पर इतने तो मौजूद हैं कि जो कई 100 फुट के, कई किलोमीटर के जो शूटिंग स्टार्स आते हैं, यानी कि क्या, मीटियोर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आता है कि मीटियोर्स स्टार्ट बर्निंग इन विच ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की किस परत पे हमारे जो उल्का पिंड हैं वो जलने शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज हमारा क्या क्वेश्चन आता है कि शूटिंग स्टार्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर। तो शूटिंग स्टार हमारे कहाँ पर मिलते हैं, मीसोस्फेयर में, यानी कि जो उल्का पिंड हैं वो मध्य मंडल में चलने शुरू हो जाते हैं। मीटियोर्स स्टार्ट
बर्निंग इन द हमारी मीजोस्फीयर में, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन दिस लेयर, और टेम्परेचर यहाँ पर बहुत कम गिरता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम आते हैं अगली लेयर में, तो थर्मोस्फेयर में यानी कि जो हमारा तापमंडल है, ठीक है, तापमंडल, या फिर हम इसको कह सकते हैं बाह्य मंडल, ठीक है। ये हमारा क्या है, बाह्य मंडल या फिर तापमंडल, और इसके अंदर ही हमारा एक मंडल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं आयन मंडल। तो आयन मंडल हमारा किस में मिलता है, थर्मोस्फेयर के अंदर ही। ये थर्मोस्फेयर लेयर क्या काम करती है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल मिलते हैं, क्योंकि हमारी सन से आने वाली जो रेज हैं वो इनके अंदर जो हाइड्रोजन हीलियम के एटम्स प्रेजेंट हैं वो इनको तोड़ देती हैं, एक्साइट कर देती हैं, और यहाँ पर जो वो एब्जॉर्ब करते हैं इस हीट एनर्जी को, तो उससे टेम्परेचर तो हमारा हाई जाता है। क्यों, क्योंकि यूवी रेज हमारी यहाँ पर मैक्सिमम क्या होती हैं, एब्जॉर्ब। वही जो बी एंड सी हम बात कर रहे थे अभी कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन तक पहुँचती हैं हमारी, तो उससे पहले जो हमारी यूवी रेज हार्मफुल हैं सी वाली, वो मैक्सिमम ऊपर तक एब्जॉर्ब हो जाती हैं, नीचे तक हमारी बी रेज पहुंचती हैं, ओजोन में एब्जॉर्ब होती हैं, फिर ए हमारे तक कुछ उसका पार्ट पहुंचता है। तो ये हमारी थर्मोस्फेयर में मैक्सिमम जो यूवी रेज और अल्फा बीटा वगैरह जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं सन से आने वाली पूरे सोलर स्पेक्ट्रम की, तो वो हमारे यहाँ एब्जॉर्ब होती हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या मिलते हैं हमें, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पर किसी भी लेयर में ऊपर तक जाने पे पहली बार हमें चार्ज पार्टिकल मिले। तो एक बात बताइए, जब हम नीचे से कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्या होता है, चार्ज सिग्नल, वो भी प्लस माइनस होते हैं। तो चार्ज सिग्नल को जब चार्ज सिग्नल मिलेगा तभी तो वो वहीं से टकरा के वापस आएगा। तो इसलिए जो रेडियो वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड एफएम वेव्स, जो हमारा टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, वो सारा कहाँ से होता है, हमारे थर्मोस्फियर से, ठीक है। यानी कि जो हमारा बाह्य मंडल है इसमें हमारा रेडियो कम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह सब यहाँ से होती है। तो ये था हमारा थर्मोस्फेयर के बारे में। अब इसमें क्या है, जो थर्मोस्फेयर की अपर लाइन है इसके आसपास हमारा क्या पाया जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो किस लेयर में है, हमारी थर्मोस्फेयर की अपर बेल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लिखी है मैंने लाइन कि कर्मन लाइन क्या होती है। ये कर्मन लाइन कभी कभार एग्जाम में पूछी जाती है कि हमारी क्या होती है और किस लिए, हमारी किस लेयर में पाई जाती है ये कर्मन लाइन। तो देखिए आपने सुना होगा कि एक होते हैं पायलट, ठीक है, तो एक होते हैं हमारे पायलट और एक होते हैं एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट किसको कहा जाता है, जो ये कर्मन लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। 80 से 100 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है हमारी क्या, कर्मन लाइन। और ये कर्मन लाइन को जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संस्था है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, उन्होंने इसको अर्थ की एटमॉस्फेरिक बाउंड्री कहा है। मतलब कि पृथ्वी की वायुमंडलीय सीमा अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संस्था के द्वारा क्या कही गई है, कर्मन लाइन को कहा गया है कि यह हमारे जो वायुमंडल की वो सीमा है, इसके ऊपर हमारा जो अंतरिक्ष है वो शुरू हो जाता है। अंतरिक्ष का मतलब क्या हुआ, स्पेस, और स्पेस में जो जहाज लेकर जाते हैं उनको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट। यानी कि जो एक कर्मन लाइन को क्रॉस कर लेगा वो क्या बन जाएगा, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो ये एस्ट्रोनॉट के बारे में हो गया। कर्मन लाइन बताती है इस जो किस में है, थर्मोस्फेयर के अंदर। इससे ऊपर जब हम जाते हैं तो ये हमारी आखिरी परत कौन सी है, बाहिर मंडल। और ये बाहिर मंडल हमारा क्या है, सबसे आखिरी लेयर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट। पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट, टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम बढ़ जाता है। 1500 से 1500 के जो डिग्री सेल्सियस है वहाँ से ऊपर हायर इसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता रहता है। यहाँ पे जो मैक्सिमम हमारी सैटेलाइट्स हैं वो प्लेस की जाती हैं इस लेयर में। इस लेयर में कम्युनिकेशन सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, सैटेलाइट के ऑर्बिट्स होते हैं अलग अलग, लोअर अर्थ, मीडियम अर्थ और हायर अर्थ ऑर्बिट। उनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। परंतु जो मैक्सिमम हमारी क्या है सैटेलाइट, वो सब इस लेयर में हमारी लॉन्च की जाती हैं, बाहिर मंडल के एग्जॉस्फीयर यानी एग्जॉस्फीयर में, ठीक है। अब इस बाहिर मंडल में ही हमारा एक भूचुंबकीय क्षेत्र काम करता है। कहाँ से, आउटर कोर से। याद कीजिए हमने बताया था कि पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था जब लेयर्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या था, जो आउटर कोर है इसमें हमारे क्या है, निकल और आयरन,
और निकल और आयरन ही हमारा क्या बना रहे हैं, पृथ्वी का भूचुंबकीय क्षेत्र। और ये भूचुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक जा रहा है, ये जो पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर है इस एक्सोस्फीयर की बाउंड्री पर। और इस मैग्नेटोस्फीयर के अंदर जहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, तो ये मैग्नेटोस्फीयर कहाँ से शुरू होती है, वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट से। ठीक है, तो वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट हमारी क्या कहा जाता है कि ये मैग्नेटोस्फीयर की बाउंड्री है। ठीक है, तो वॉन एलन बेल्ट हमारी क्या कहाँ पाई जाती है, मैग्नेटोस्फीयर में। ये मैग्नेटोस्फीयर कहाँ है, हमारी एक्सोस्फीयर के ऊपर, और इसकी सीमा हमारी कहाँ है, 35,786 यानी लगभग 36,000 किलोमीटर। परंतु ये कभी कभी CDS में NDA में क्वेश्चन आया हुआ है ये बहुत बार कि जो एटमॉस्फेयर की बाउंड्री है हमारी एक्सोस्फेयर की बाउंड्री वो कितनी है, या फिर कि जो हम फारदेस्ट पॉइंट जहां पर हम ये सारी हमारी सैटेलाइट्स हैं ये लॉन्च कर सकते हैं, पोलर जियोसिंक्रोनस कॉमसैट्स, तो ये हम कहाँ लॉन्च करते हैं, हमारी मैक्सिमम जो फारदेस्ट बाउंड्री है वो है 35,786 किलोमीटर। ठीक है, सो दिस इज द लिमिट ऑफ आवर हायर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो हियो, मियो और लियो जो हमारे 3 ऑर्बिट्स हैं उनकी ये एक्सट्रीम बाउंड्री है 35,786 किलोमीटर्स पे। ठीक है, नाउ ये हमारी क्या थी, सारी एटमॉस्फेयर की डिटेल्स। और इसमें एग्जॉस्फेयर में हमारा टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता रहता है क्योंकि डायरेक्ट हमारी सनलाइट हिट करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, मैक्सिमम चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पर स्पेस है कंप्लीट। उसके बाद ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर और कोई अगर आपको कोई डाउट हो या और कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, दैट्स ऑल। और ये इसके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हम CDS या NDA के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं बट SSC में वो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो हमारी ये थर्मोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर है ये हमारी क्या कही जाती हैं, हेट्रो लेयर्स, और ये हमारी क्या कही जाती हैं, होमो लेयर्स, क्योंकि इनमें गैसेस की कंसंट्रेशन वेरी नहीं करती बट इनके अंदर हमारी क्या है, ये थर्मोस्फेयर कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और एक्सपैंड भी होती है। डे टाइम में और नाइट टाइम में इसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है थर्मोस्फेयर का, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ UV रेज। इसके अंदर जो अवशोषित होती हैं अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणें सूर्य से आने वाली, उनका यहाँ पर अवशोषित होने से इसका हमारा विस्तार भी होता है और संकुचन भी होता है इन परतों का। तो इसी के अंदर हमारी एक D, E, F और G लेयर, ये चारों हमारी परतें पाई जाती हैं यहाँ से मीजोस्फेयर के ऊपर एक्सोस्फेयर तक। तो ये लेयर्स हमारे काम की नहीं है, ये हम CDS के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, UPSC के लिए अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारी कर्मन लाइन, वॉन एलन बेल्ट और ओजोन लेयर थी जो इन पांचों लेयर के बीच में पाई जाती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। थैंक यू। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।